हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था सिस्टम एनालिसिस डिजाइन का, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा और डॉक्यूमेंटेशन का एक टाइप जिसको SRS बोलते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसको पढ़ा था। और आज इस वीडियो में हम दूसरे टाइप का डॉक्यूमेंटेशन जिसको SDS बोलते हैं, सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं SDS क्या है। The SDS यानी कि द सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन एज रेफर टू हैज अ प्राइमरी ऑडियंस द सिस्टम इम्प्लीमेंटर और कोडर। SDS को यानी कि सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन को हम सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। याद रखना है कि सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन को सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन ही बोलते हैं, जैसे कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी रेफर करता है क्योंकि सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, तो SDS का जो यूज सबसे पहले कोडर करता है, यानी कोडिंग होने से ठीक पहले का यह आपका डॉक्यूमेंटेशन है जिसका यूज कोडिंग में किया जाता है। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सिस्टम वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। इसमें सिस्टम को वेरीफाई करने को लेकर, सिस्टम को टेस्ट करने को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, यानी कि सिस्टम को कैसे वेरीफाई करना है, कैसे टेस्ट करना है, इसके बारे में सारा चीज़ इसी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है। The system design specification give a complete understanding of the detail of each component of the system। सिस्टम में कितने भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हो, हर एक कंपोनेंट्स के बारे में जो डिटेल में एनालिसिस है, डिटेल स्पेसिफिकेशन है, वह यही सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन से हमें पता चलता है। यानी कि सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन में हम हर एक कंपोनेंट के बारे में लिखते हैं, किस कंपोनेंट का क्या काम है, कौन सा कंपोनेंट क्यों यूज किया गया है। ठीक है ना, हर एक चीज उस कंपोनेंट के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं इस SDS में। ठीक है, आगे देखते हैं। द सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑल एज टू हाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि सिस्टम के रिक्वायरमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। अब सिस्टम है तो उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट होंगी, अब हर एक रिक्वायरमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसका एक रिटन डॉक्यूमेंट बनेगा। उसी रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन बोलेंगे। यानी कि SDS में ही सिस्टम के कंपोनेंट को लेकर, उसके यूज को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बातें लिखी रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइनल स्टेप ऑफ डिस्क्राइबिंग द सिस्टम इन डिटेल बिफोर द कोडिंग स्टार्ट, यानी कोडिंग स्टार्ट होने से पहले। अब चूंकि SDLC की फेज में कोडिंग आता है, चौथे फेज पे कोडिंग स्टार्ट करना है, लेकिन कोडिंग स्टार्ट होने से पहले सिस्टम का डिजाइनिंग पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। तो डिजाइनिंग भी SDLC का थर्ड फेज है जो कि आपका कोडिंग से पहले आता है। तो डिजाइनिंग जो करते हैं उसका पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए, जिसको हम SDS बोलेंगे। और उसी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे क्या होगा, हमारा कोडिंग होगा। ठीक है ना, कोडिंग से ठीक पहले का ये फेज है। कोडिंग उसी बेस पे हमेशा होता है, डिजाइनिंग के फेज पे, डिजाइनिंग के बेस पे। द सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन इज डेवलप इन 2 स्टेज। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सिस्टम SDS जो है यह 2 स्टेज पे डेवलप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या करता है कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन जनरली डिस्क्राइब द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, हम पूरे सिस्टम को बना रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, सब कंपोनेंट्स होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर इसका बनकर तैयार होगा, जिसको हम लोग स्कीमा भी कहते हैं। तो पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करते हैं पहले स्टेज में, एंड दूसरे स्टेज में हम क्या करेंगे, इसके हर एक मॉड्यूल को स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन सेकेंड स्टेप प्रोवाइड टेक्निकल डिटेल्स ऑफ लो लेवल डिजाइन, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमारा पूरा है उसके नीचे जो अलग अलग मॉड्यूल्स डिफाइन होंगे, अलग अलग सब मॉड्यूल्स जो बनेंगे, जिसको हम अलग अलग पार्ट बोल सकते हैं सिस्टम का, उसको फिर डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है ना, उसमें जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं सबको बताया जाएगा। तो ये 2 स्टेज में SDS को बनाया जाता है। It describes exactly what the software must perform to meet the requirement of the system। SDS में ये भी बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है उस सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या है, सॉफ्टवेयर बनाने का मेन पर्पस क्या है, इसी डॉक्यूमेंटेशन में स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट को। तो अब SDS डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए चूंकि हम सिस्टम का डिज़ाइन कर रहे हैं, अब डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे टूल की आवश्यकता पड़ती है। अब कई तरीके के टूल्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ टूल्स को हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या है, डिफाइनिंग ऑफ ऑल ऑफ द डेटा एंड कंट्रोल एलिमेंट यूज इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सब सिस्टम। सॉफ्टवेयर में
और सब सिस्टम में जितने भी हम डेटा का यूज़ करेंगे, वो किस टाइप का डेटा होगा। आपको पता है कि इसे हम सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसमें डेटाबेस का यूज करते हैं। अब डेटाबेस डिफाइन करना पड़ता है पहले, तो डेटाबेस में हम टेबल यूज करते हैं। अब टेबल में बहुत सारे वैल्यू यूज करते हैं, तो कैसा वैल्यू टेबल ले, टेबल कैसा होना चाहिए, कितना टेबल होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डेटा डिक्शनरी में डिफाइन करते हैं। यानी डेटा डिक्शनरी जो है जितने भी डेटा का इनपुट होना है उन सब डेटा के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है ना। मैं आपको एक दिखाता हूँ, डेटा डिक्शनरी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेशेंट का डेटा डिक्शनरी बनाया गया है, ठीक है ना। ये क्या है, आवर डेटा डिक्शनरी रिकॉर्ड स्टोर इन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। देखिए ये डेटा डिक्शनरी है। आप टेबल जानते हैं, टेबल क्या होता है, जैसे पहले डेटा डिक्शनरी समझिए। यहाँ फील्ड नेम है, डेटा टाइप है, साइज है, कांस्टेंट है, डिस्क्रिप्शन है। तो फील्ड नेम में क्या क्या आ रहा है, पेशेंट का नाम, पेशेंट का आईडी है, नेम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ब्लड ग्रुप, जेंडर एंड मेंटल स्टेटस। उसके बाद ये हो गया फील्ड का नाम हो गया। अब फील्ड के नाम किस टाइप का होगा, यानी कि मान लीजिए पेशेंट का नाम है तो उसका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए, तो वेरकेयर लिखा हुआ है। इसका साइज क्या होना चाहिए, 50 लिखा हुआ है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, ठीक है। यानी कि नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट नेम में क्या आएगा, पेशेंट का नाम आएगा, और 50 साइज होगा इसका जो वेरिएबल टाइप है, डेटा टाइप हो क्या है, वेरकेयर है। ये आपका डेटा डिक्शनरी है, ठीक है। जब इस डेटा डिक्शनरी के बेस में क्या बनेगा, टेबल बनेगा। टेबल जब बनेगा तो जितना ये फील्ड नेम है ऊपर में क्या हो जाएगा, हेडर बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, सब हेडर बन जाएगा। ऊपर में आ जाएगा एक, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका पेशेंट आईडी, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, यहाँ पे आ जाएगा आपका फादर नेम आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, इस तरीके से। और जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे यहाँ पे सब रिकॉर्ड मेंटेन होगा पेशेंट का, ठीक है। तो जितने फील्ड नेम है यह सब एक रो में आ जाएगा, और सेकेंड रो से डिटेल स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है अभी, ये आपका डेटा डिक्शनरी है, और डेटा डिक्शनरी से क्या होता है, टेबल बनाया जाता है, ठीक है। तो डेटा डिक्शनरी का यही काम है। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। डेटा डिक्शनरी क्या क्या करता है, यहाँ डेटा डिक्शनरी में कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। डेटा डिक्शनरी में बहुत सारे डेटा एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा डेटा डिक्शनरी है, ये डेटा एलिमेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेम एंड एलियाज ऑफ डेटा आइटम, यूजेस, प्रोसेस और मॉड्यूल यूज द डेटा आइटम, हाउ एंड व्हेन द डेटा यूज, फॉर्मेट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज डिफॉल्ट वैल्यू। ये सब चीज़ें डेटा डिक्शनरी में एलिमेंट के रूप में आता है। टेबल डेफिनेशन भी डेटा डिक्शनरी में ही आता है, यानी कि डेटा डेफिनेशन क्या, आप इसको बोल सकते हैं कि टेबल का जो डेफिनेशन है वो भी आपका SDS में आता है, सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन में आता है। तो टेबल डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि टेबल हम बनाएंगे, टेबल का नाम होगा, उसका एलियाज होगा, उसका टेबल के ऑनर का नाम होगा, डेटाबेस का नाम होगा, यानी कि जहाँ पर टेबल स्टोर होगा उस डेटाबेस का नाम होगा। की ऑर्डर फॉर ऑल द टेबल्स जो स्टोर होंगे, कई सारे टेबल्स होंगे तो किस ऑर्डर में स्टोर होंगे, उसमें कौन सा प्राइमरी की होगा, कौन सा फॉरेन की होगा, कौन सा कैंडिडेट की होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंडिकेट की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट इंडेक्सेज एंड एग्जिस्ट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल में कौन कौन से इंडेक्स होंगे, सारे इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो डेटा डिक्शनरी पहले डिजाइन किया जाएगा। डेटा डिक्शनरी कहाँ पर डिजाइन होगा, डेटा डिक्शनरी आपका SDS में होगा। तो यानी कि SDS डिजाइन करने का, सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन का एक पहला टूल आपका हो गया डेटा डिक्शनरी। इसका दूसरा टूल है डेटाबेस स्कीमा। देखिए डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो पहले डेटाबेस हमारा किस टाइप का होना चाहिए, पूरा उसका एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, उसका एक प्रोटाइप डिजाइन करते हैं कि इस टाइप का डेटाबेस होगा, इसमें इतने सारे कंटेंट होंगे, इतना सारा टेबल होगा, ऐसा डेटाबेस स्कीमा होगा, ठीक है। पूरा डेटाबेस का हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसी को हम डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं, ठीक है ना। आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ होल डेटाबेस भी बोल सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है डेटाबेस स्कीमा इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ होल डेटा, यानी जितना भी डेटा उसमें यूज किया जाना है सारे डेटा का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करते हैं, दैट इज डेटाबेस स्कीमा। और इसका भी यूज करते हैं हम SDS क्रिएट करने में। उसके बाद हम ER मॉडल यूज करते हैं। ER मॉडल को हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब दो एंटिटी, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और एक टीचर नाम का टेबल है, दोनों एंटिटी है। अब दोनों एंटिटी में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जनरली ER मॉडल का यूज करते हैं। एंड ER मॉडल क्या है, ये भी एक टूल है जिसका यूज हम SDS को डिजाइन करने में करते हैं।
उसके बाद आता है सिक्योरिटी मॉडल। सिक्योरिटी मॉडल में हम डेटाबेस सिक्योरिटी की बात करते हैं, डेटाबेस में कौन सा सिक्योरिटी लगाए हैं, क्या कोई अनऑथोराइज व्यक्ति इसको एक्सेस तो नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ें हम सिक्योरिटी मॉडल का यूज करते हैं तो डेटाबेस में लगाते हैं। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। अभी इसका भी यूज हम कहाँ करते हैं, एसडीएस में करते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप एसडीएस डिजाइन करेंगे, सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन, उसमें आपको हर एक इन सब टूल का यूज करना पड़ेगा, तब आपका जो एसडीएस है वो पूरा हो पाएगा। फिर ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये क्या करता है, तो अ मैट्रिक्स दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिसीजन क्राइटेरिया, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच डिसीजन क्राइटेरिया। क्या होता है कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना होता है डेटाबेस को लेकर, तो वहाँ पे हम किस बेस पर डिसीजन लें, उसी क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं हम ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स के माध्यम से। ये भी एक टूल है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है जब आप सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन करते हो। तो जब भी सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे इन सारे टूल का यूज करेंगे, तभी हम कोडिंग कर पाएंगे और तभी हमारा सिस्टम जो है सिक्योर हो पाएगा और सही से काम करेगा। उसका डिसीजन टेबल का यूज करते हैं। डिसीजन टेबल क्या होता है, डिसीजन टेबल shows the way of the system handle input condition and subsequent action on the event। यानी कि जब सिस्टम में कोई इनपुट जाता है तो उस इनपुट को सिस्टम कैसे हैंडल करता है। जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में कोई इनपुट हम दे रहे हैं तो उस इनपुट को सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल कर रहा है, इस चीज़ को हम डिसीजन टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये भी एक टूल है जिसको हम पहले ही स्पेसिफाई करते हैं कहाँ पे, एसडीएस में। ठीक है ना। तो एसडीएस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हम हर एक चीज़ के बारे में लिख देते हैं। ठीक है, ये जितना टूल यहाँ पढ़ रहे हैं हर एक टूल के बारे में आगे चल के हम एक एक चैप्टर के रूप में, एक एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ तो बस ऐसे ही टूल के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें। या तो हम इसी साइड में सिस्टम एंड डिज़ाइन में आगे पढ़ेंगे और कुछ टूल के बारे में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो कि हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है टाइमिंग डायग्राम। ये भी एक टूल है। टाइमिंग डायग्राम क्या करता है कि मान लीजिए कोई इनपुट मिला, तो इनपुट जब मिला है तो उसके बेस पे आउटपुट देना है सिस्टम को, कितना देर में आउटपुट देना चाहिए। अगर मान लीजिए आउटपुट देने में अगर डिले हो रहा है तो कुछ ना कुछ यूजर को मैसेज देना चाहिए कि नॉट रिस्पॉन्डिंग या फिर टेकिंग लॉन्गर टाइम, कुछ भी एक मैसेज देना चाहिए। तो इसका ही हम डिजाइनिंग पहले ही कर लेते हैं, तो इसके लिए हम टाइमिंग डायग्राम का यूज करते हैं। क्या कहता है टाइमिंग डायग्राम, डिस्क्राइब द टाइमिंग रिलेशनशिप अमंग द वेरियस फंक्शनल एंड बिहेवियर ऑफ ईच कंपोनेंट। सारे हर एक कंपोनेंट्स किस तरीके से काम कर रहा है, उसके उसमें कितना समय लग रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने में, ये सब टाइमिंग डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। उसके बाद आता है स्टेट मशीन डायग्राम। स्टेट मशीन डायग्राम क्या डिपिक्ट करता है कि अगर हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कौन से स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है, उस स्टेट को हमें एक पिक्चर बनाकर दिखाना पड़ता है कि हमारा सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट में जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास 10 इंटरफेस है, 10 इंटरफेस है हमारे सॉफ्टवेयर में। तो अगर हम लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट करने के बाद हम जो लॉग्ड इन वाला पेज होता है वहाँ से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, जहाँ फिर से हम लॉगिन पेज पे आ जाते हैं लॉग आउट करने के बाद। ठीक है, और जब लॉगिन करते हैं तो फिर से हम होम पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर रहे हैं, बदल जा रहे हैं। तो वही कितना स्टेट सिस्टम में बनाया गया है, सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उसमें कितने इंटरफेस है, हर एक इंटरफेस क्या होता है अपने आप में एक स्टेट होता है। ठीक है ना, और हम जब भी क्लिक करते हैं या फिर एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेट डायग्राम का यूज करते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शन डायग्राम। देखिए ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शन डायग्राम क्या होता है, जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट है, मैसेज 1 मैसेज 2 यहाँ दिया गया है। यह बताता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे इंटरेक्ट करता है, किस लिए इंटरेक्ट करता है, कितने देर के लिए इंटरेक्ट करता है। तो यह ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शन डायग्राम के माध्यम से हम इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है 1 क्लास 1, ऑब्जेक्ट 2 क्लास एंड ऑब्जेक्ट 3 क्लास। यहाँ दिया गया ये ऑब्जेक्ट 1 है, यह ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, इसका नाम क्लास 1 है, क्लास 2 एंड क्लास 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ एक मैसेज पास हो रहा है, यहाँ मैसेज 2 पास हो रहा है, ये मैसेज रिसीव कर रहा है, ये मैसेज रिटर्न कर रहा है और रिटर्न कर रहा है फिर यहाँ से, यानी कि मैसेज लेगा मैसेज रिटर्न करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट मैसेज लेता है, दूसरा उसको रिटर्न करता है। तो ऐसा ही सिस्टम जब डिजाइन करते हैं हम, तो इनपुट देते हैं तो आउटपुट आता है। तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शन डायग्राम का भी यूज करते हैं कि जब इनपुट दे रहे हैं तो कैसे हमारा प्रोसेस हो रहा है, इनपुट किस ऑब्जेक्ट से वो किस ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, कैसे और रिवर्ट कैसे मिल रहा है उसको। उसके बाद आता है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है कि डेटा के फ्लो के कंट्रोल को शो करता है कि डेटा कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे कि यहाँ स्टार्ट है, स्टार्ट के लिए हम
ये वाले बॉक्स का यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं है, इसको आप कॉर्नर से क्या होता है ना, ये मुड़ा हुआ होता है, यहाँ ध्यान देना है, पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर नहीं होता है, कॉर्नर से क्या होता है, यह कर्व होता है, ठीक है। इस बॉक्स का यूज करते हैं, या फिर आप ओवल बोल सकते हो, इसको ओवल का यूज करते हैं। उसका इनपुट आउटपुट क्या बॉक्स का यूज करते हैं हम, इसके लिए पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। उसका प्रोसेसिंग के लिए आप यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज करते हैं। उसके बाद आउटपुट के लिए फिर से हम इनपुट आउटपुट दोनों के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, और इंड स्टार्ट के लिए हम दोनों के लिए ओवल यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो एरो दिख रहा है ये फ्लो को शो करता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट क्या है, डेटा के फ्लो को शो करता है कि फ्रॉम वेयर डेटा इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, कहाँ से डेटा डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने के लिए एक डायमंड बॉक्स का भी यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसका भी यूज करते हैं हम सिस्टम के फ्लो को डिपिक्ट करने के लिए, और अभी हम SDS में ही करते हैं कोडिंग से पहले, तभी इसके बेस पे क्या होता है, कोडिंग होता है। उसके बाद है इनहेरिटेंस डायग्राम। ये डायग्राम क्या करता है, देखिए, इट इज अ डिजाइन डायग्राम वर्क product that primarily document the inheritance relationship between classes and interfaces in object oriented modeling। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स इंटरफेसेस का यूज करते हैं। तो कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट तैयार होता है, कैसे एक ऑब्जेक्ट दो भाग में ब्रेक हो जाता है, और फिर फर्दर यह ऑब्जेक्ट आगे दो भाग में ब्रेक होता है, ये हम इनहेरिटेंस डायग्राम से देखते हैं। जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है अकाउंट और क्लाइंट से क्या किया गया, इनहेरिट किया गया है। अकाउंट जो है SBI और करेंट अकाउंट से इनहेरिट किया जा रहा है, क्लाइंट जो है कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनहेरिटेंस डायग्राम होता है इस तरीके का, जिसमें एरो जो है नीचे से ऊपर की ओर होता है, या एरो जो है नीचे से ऊपर की होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान देना है। और वही जब हम लोग एक और डायग्राम यूज करते हैं, उसको हम लोग ए वाला डायग्राम बोलते हैं। ये जो डायग्राम यहाँ दिया गया है स्ट्रक्चर डायग्राम, तो यहाँ बताते हैं कैसे हमारा एक मॉड्यूल दो मॉड्यूल में ब्रेक हो रहा है। ये मॉड्यूल जाता है, उसके बाद ये आपका सब मॉड्यूल जाता है, तो वहाँ भी हम लोग इसको स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस डायग्राम जो है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में यूज किया जाता है, और इसमें यह शो होता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिट किया गया है। उसका आता है एग्रीगेशन डायग्राम। एग्रीगेशन डायग्राम क्या कहता है कि द ER मॉडल कैन नॉट एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमॉन्ग रिलेशनशिप। जो ER मॉडल है वो रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप नहीं शो कर सकता है। ER मॉडल जो है वो इंटिटी के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, लेकिन रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप शो नहीं करता है। दैट्स वाई एन एग्रीगेशन डायग्राम शोज द रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑब्जेक्ट। इसलिए जो एग्रीगेशन डायग्राम है ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। व्हेन अ क्लास इज फॉर्म्ड एज अ कलेक्शन ऑफ अदर क्लासेस इट इज कॉल्ड एन एग्रीगेशन रिलेशनशिप। जब एक क्लास अलग अलग क्लास में बट जाता है तो उसे हम एग्रीगेशन रिलेशनशिप बोलते हैं। ईच मॉड्यूल विल बी सेपरेटेड बाय इट्स नेम। हर एक मॉड्यूल का है अपने एक अलग नाम के साथ अलग हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ये देख सकते हैं, ये शेप है, शेप से सर्कल बन के आ गया, शेप से यहाँ पे आपका डायमंड भी बन सकता है, शेप से आपका यहाँ पे रेक्टेंगल भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यह एक एग्रीगेशन डायग्राम है। और यहाँ पे एग्रीगेशन डायग्राम को शो करने के लिए, यानी कि जैसे कोई भी मॉड्यूल सर्कल जो है शेप से क्या हुआ, रिट्राइव हुआ है, तो यह जिससे रिट्राइव होगा वहाँ पे यह इस वाले शेप का, यानी कि जो डॉट यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर फॉर्म में, इस डॉट का यूज किया जाता है एग्रीगेशन डायग्राम को शो करने के लिए। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट क्या है, ये भी एक ऐसा टूल है जिसका यूज हम लोग सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन में करते हैं, सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। इसमें हम सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इसमें ऊपर में क्या होता है, टॉप लेवल होता है, फिर उसका सेकेंड लेयर होता है, फिर उसका थर्ड लेयर होता है, ये लेयर में होता है। इसको ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप बोल सकते हो। यह स्ट्रक्चर चार्ट इज अ ट्री ऑफ सब रूटीन्स इन अ प्रोग्राम, यानी कि कोई एक प्रोग्राम सॉफ्ट सिस्टम से डेवलप करना है, तो अब डायरेक्टली सिस्टम बना रहे हैं तो उसको पहले ब्रेक करेंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो दो पार्ट में, फिर अब मान लीजिए दो पार्ट ब्रेक हुआ है, उसको फिर फर्दर हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। तो इस तरह का होता है, हमारा काम बट जाता है, ठीक है। पूरा सिस्टम अपने आप यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप BCA कर रहे हैं, ठीक है, आप BCA कर रहे हैं, तो BCA कर रहे हैं तो आपका गोल तो BCA करना है, लेकिन प्राइमरी गोल क्या है, डायरेक्ट BCA नहीं कर सकते हैं आप। अब BCA करने के लिए मान लीजिए उसमें 6 सेमेस्टर है, तो इसको हम 6 पार्ट में बांट देंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, ये 6 सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है।
6 सेमेस्टर हो जाएगा। उसके बाद अब हर एक सेमेस्टर में क्या है कि आपको अलग अलग क्या करने हैं कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे BCA करना है, BCA आपका गोल है BCA करने का, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, BCA में 6 सेमेस्टर है, आपने पहले क्या किया, आपने आपका टारगेट BCA करना है, लेकिन अभी जो तत्काल अभी का जो टारगेट है वो आपका सेमेस्टर 1 पूरा करना है, S1, फिर आपका S2 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे S3 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे S4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका S5 हो जाएगा, S5 हो गया, और फिर यहाँ पे S6 हो जाएगा। यानी कि आप डायरेक्टली BCA नहीं कर सकते हैं, आप हर एक सेमेस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर सेमेस्टर 1 की बात करेंगे अगर जब, यानी कि सेमेस्टर 1 की बात करेंगे, तो फिर सेमेस्टर 1 में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, अब सारे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट 1 हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट 2 हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट 3 हो गया यहाँ पे, तो फिर सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा अलग अलग चैप्टर आ जाएगा, तो हर एक चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आपको एक चैप्टर पूरा करना है, जैसे ही ये चैप्टर पूरा करेंगे, ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, चैप्टर पूरा कर लेंगे, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, वैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे सारा सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो BCA की डिग्री मिल जाएगी। वैसे ही सिस्टम में क्या होता है कि हम सिस्टम के बारे में सोच तो लेते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली सिस्टम कैसे बनाएं, तो हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर चार्ट का यूज करते हैं कि सिस्टम को हम सब सिस्टम में ब्रेक करते हैं, फिर सब सिस्टम में वर्क करते हैं, तो देखते हैं सब सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम आगे जाके अलग अलग फिर सिस्टम में ब्रेक करते हैं। उसके लास्ट में प्रोग्राम की बात करते हैं, तो प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर प्रोग्राम अपने आप सिस्टम बन जाता है, फिर वो सिस्टम मेन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर चार्ट का यूज किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। और ये जो है कोडिंग से पहले SDS यानी सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन का पार्ट है, ठीक ना, उसमें हमको इसको डिफाइन करना पड़ता है, SDS में इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद आता है स्यूडो कोड। स्यूडो कोड क्या है कि आप किसी भी प्रोग्राम को जो कोडिंग आपको करना है, या फिर जो आपका प्रोग्राम का जो रिजल्ट आना है, हर एक प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम आप पढ़े होंगे, एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो कोड बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो हम इंग्लिश में लिखकर समझाते हैं, ठीक है ना, ये स्यूडो कोड होता है। तो ये भी हम डिफाइन करते हैं इसमें SDS में। अब देखते हैं कि SDS के कंटेंट कौन कौन से होते हैं या इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। चूंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि SRS का स्ट्रक्चर भी हमने देखा और यहाँ पे SDS का स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम इसके पर्पस को, इसके स्कोप को डिफाइन करते हैं। पर्पस एंड स्कोप को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद डेफिनेशन आएगा। डेफिनेशन किस चीज़ का आएगा, तो एक्रोनिम्स आएगा, इसमें एब्रिविएशन आएगा, इसमें दूसरे रेफरेंस आएंगे। इन सारी चीज़ों को हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन आएगा। इसमें हम ओवरव्यू ऑफ मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम एंड सब सिस्टम की बात करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और दोनों के उसमें क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या क्या डिपेंडेंसी है, सब चीज़ को हम यहाँ पे सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन में बताते हैं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कंटेंट का, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका SDS का, उसी का क्या है, दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, यानी जितने के टूल का यूज हम किए हैं यहाँ पे, जितना टूल आपको बताया गया है, सारे टूल के बारे में हम यहीं पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एंड लास्ट जो है अपेंडिसेज यहाँ यूज करेंगे, जिसमें हम फर्दर रीडिंग्स के बारे में, रेफरेंस के बारे में हम यहाँ पे यूज करेंगे कि, और जो डिटेल्स वगैरह है, रेफरेंस वगैरह है, जिसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, उसका यूज हम यहीं अपेंडिक्स में ही कर लेंगे, ठीक है ना। और आपके जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है किस सॉफ्टवेयर को लेकर, तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरे सोर्स से यूजर लेना चाहे, तो उस सोर्स का नाम यहाँ पे हम अपेंडिक्स में देते हैं, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो आप, यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये आपका SDS है। SDS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये कोडिंग से पहले का डॉक्यूमेंटेशन है। जब तक हम सिस्टम डिजाइन स्पेसिफिकेशन यानी कि SDS पूरा नहीं करेंगे, ये वाला डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, हम कोडिंग फेज पे नहीं जा सकते। इसलिए कोडिंग फेज पे जाने के लिए हमें SDS को अच्छे से पूरा करना पड़ता है। तो ध्यान देना है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने को लेकर या फिर सिस्टम को डेवलप करने को लेकर सिर्फ कोडिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिए, कोडिंग लेकर बैठ गए, कोडिंग का चालू कर दी, नहीं। उसके लिए हमें अच्छे से डिजाइनिंग करने भी आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी हमारा बढ़िया होना चाहिए, तभी हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेहतर माना जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हमें लगता है इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। थर्ड टाइप का डॉक्यूमेंटेशन है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।